welcome to the class of the Sale of Goods Act 1930 and here today we will do section 16. बच्चे हम implied conditions कर रहे थे. Implied conditions means कि ऐसी conditions जो contract में लिखी हो या ना लिखी हो but इनका होना जरूरी है. And if the contract doesn't match with these conditions या doesn't fulfill these things तो contract repudiate हो सकता है. Contract को वहीं पर ही parties खत्म कर देंगी. So next, after discussing section 14, 15, this is section 16, rule of caveat emptor. ये जो section 16 है, rule of caveat emptor का मतलब होता है let the buyer beware. Means buyer beware होना चाहिए. buyer को खुली आंखों से कोई सामान परचेज करना चाहिए. He must know all the pros and cons of a particular thing. ये हमारा सेक्शन 16 कहता है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 जनरल रूल क्या है? देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी एज सच कुछ नहीं है एज टू क्वालिटी या फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कि अगर कुछ सेल हुआ है तो इस बात की गारंटी नहीं है, ना इस बात की कोई वारंटी है या कंडीशन है कि गुड जो है वो पर्टिकुलर क्वालिटी या फिटनेस का निकले. ठीक है, इसका सेलर से कोई लेना देना नहीं है, ना इसमें हम सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं. ये ड्यूटी किसकी होती है? बायर की, टू सी द प्रोडक्ट, चेक इट प्रॉपरली एंड देन परचेज इट. राइट. तो अगर क्वालिटी या फिटनेस के अकॉर्डिंग बायर के वो मैच नहीं होता है देन सेलर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. इट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस रूल इन्वॉल्व इन द मैगजीम कैविएट एम्प्टर. इसका मतलब लेट द बायर बीवेयर. समटाइम्स कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जब बायर परचेज करता है दैट कि वो उसने जिस पर्पस के लिए लिए हैं वो उस पर्पस में सूट नहीं होते हैं. जिस पर्पस से बायर लेना चाहता है और वो उस पर्पस के लिए सूट ना हो. So according to this rule, if goods are subsequently found to be unsuitable, means उसके लिए वो proper नहीं है. बायर जिस सोच के या जिस पर्पस के लिए सामान खरीद के लाया था अब वो उसके लिए सुटेबल नहीं रहे, मतलब वो उन सामान का उसके पास कुछ यूज नहीं है. सो ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर फॉर द सेम थिंग. राइट. वो अब सेलर कैन नॉट बी ब्लेम्ड. यहाँ पर सेलर का कोई भी ड्यूटी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है. For the same as there is no implied undertaking by the seller that he shall supply such goods as suit the buyer's purpose. क्योंकि सेलर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं आपके ही पर्पस के अकॉर्डिंग सामान आपको दूंगा. सो दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली. ये रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर तभी अप्लाई होगा वेयर देयर इज अ पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द बायर. अगर बायर जाकर सेलर को पर्टिकुलरली ये कहे कि मुझे इस पर्पस के लिए ऐसा सामान चाहिए और ऐसी क्वालिटी का ही चाहिए, अगर मेरा वो सामान आपने गलत दिया तो मेरा पर्टिकुलर जो पर्पस है वो फिट पे नहीं बैठेगा और मैं सामान आपको वापस दे जाऊंगा, मेरे पैसे फिर दे देना. मतलब वो इतना सब कुछ कह देता है और फिर सेलर उसकी बात सुन के उसको सामान दे और ये कहे कि मैं इस सामान की गारंटी लेता हूँ, ये अच्छा निकलेगा, तब तो ठीक है, आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो. बट अगर आप नॉर्मली शॉपिंग करने आए हैं और आपका वो प्रोडक्ट आपने खरीदने के बाद आपका सूट नहीं हुआ आपके अकॉर्डिंग या अनफिट हो गया तो यहाँ पर आप सेलर के पास नहीं जा सकते. सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. क्यों? क्योंकि यू शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बायर मस्ट बी अवेयर वाइल शॉपिंग. राइट. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज ए परचेज अ हॉर्स फ्रॉम बी. ये ए है, ये बी है. ए जाता है बी से एक हॉर्स परचेज करने जाता है एंड ए के उसने अभी ने बोला नहीं है इन्हें ए नीड्स द हॉर्स फॉर राइडिंग. उसको राइडिंग के लिए चाहिए था बट ही डजंट मेंशन दिस टू बी. उसने बी को नहीं बताया, बस उसने बोला कि मुझे एक हॉर्स खरीदना है. सो द हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग. जब वो लेकर आया तो हॉर्स राइडिंग के लिए सुटेबल नहीं निकला. वो सुटेबल बस क्या था कि हाँ वो कैरेज या ड्राइव कर सकता है, इधर से उधर सामान को इधर से उधर ढो सकता है. सो ए कैन नीदर रिजेक्ट द हॉर्स. अब ए क्या है, हॉर्स को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता और ना ही वो बी से कंपनसेशन क्लेम कर सकता क्योंकि उसने बी को पर्टिकुलर पर्पस तो बताया ही नहीं. अगर वो पर्टिकुलर पर्पस डिस्क्लोज करता और बताता कि मुझे इसी चीज के लिए ही चाहिए तब आप हाँ सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो. राइट. सो इट देयर वाज अ केस हॉडर्ड वर्सेस हॉब्स. इस केस में क्या था, यहाँ पर एक ऑक्शन सेल हो रही थी पिग्स की. जैसे हॉर्स है ऐसे पिग्स की भी सेल हो रही थी एंड ऑक्शन था. देयर वाज नो इम्प्लाइड वारंटी अबाउट द फिटनेस ऑफ पिग्स. ऐसा नहीं है कि हर पिग्स जो है वो फिट हो.
सो बायर फाउंड, जब बायर ने वो पिग खरीद लिया और वो घर आके देखता है दैट सम पिग्स वर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड एंड डाइड लेटर, मर गए आके। दे इन्फेक्टेड अदर्स ऑल्सो, सो बायर को काफी डैमेज हुआ। वो जाता है अब सेलर के पास और अपना डैमेज क्लेम करता है कि आपसे जो मैं पिग्स लेके गया था उन सब में बीमारी थी और सब मर गए। नाउ हेयर ये केस जाता है कोर्ट में, क्योंकि सेलर कहता है इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ सेलर। How? Because as buyer was aware of the terms that fitness was not the condition. फिटनेस कभी भी कंडीशन नहीं होती है। फिटनेस आपको चेक करनी है, आप करिए। हाँ, अगर आपने पर्पस को डिस्क्लोज कर दिया है तब आप कह सकते हैं कि हाँ अब सेलर जिम्मेदार है। सो इसकी सेक्शन 16 की एक्सेप्शन क्या होंगी? एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 16 की फर्स्ट, बायर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली मेक्स नोन टू द सेलर, मतलब सेलर को एक्सप्रेस कर देता है, एक्सप्रेस टू द सेलर व्हाट द पर्टिकुलर पर्पस कि मुझे किस पर्पस के लिए सामान चाहिए और कैसा चाहिए, फॉर विच ही वांट्स द गुड्स। एंड सेकंड एक्सेप्शन क्या है? अगर ये बता दिया तो सेलर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज नहीं होता, इसलिए ये एक्सेप्शन में होता है बच्चे, राइट। एंड नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? एंड साथ में ही रिलाइज ऑन सेलर्स स्किल्स एंड जजमेंट, मतलब सेलर की जजमेंट के बेसिस पे वो फिर अब सामान खरीद के ले आता है। पर्पस डिस्क्लोज किया, जैसे ही पर्पस पता लगा सेलर को, तो सेलर ने अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें वो सामान दे दिया और बायर उन पे विश्वास करके ले आता है सामान, तो अब यहाँ पर सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सो इफ बोथ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड, मीन्स ये भी होनी चाहिए साथ में ये भी होनी चाहिए, फुलफिल्ड, देन देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द सेलर that goods must be fit for that purpose, फिर ये फिट होने चाहिए, राइट। सो हेयर implied condition as to quality of fitness, एक तो ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ फिटनेस होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सामान होना चाहिए। अगर बायर ने ऐसा बोला है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेलर को पता हो, तभी सेलर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एक केस था बच्चे, री एंड्रयू यूले एंड कंपनी। इस केस में क्या था? इन दिस केस ऑर्डर वॉज मेड फॉर क्लॉथ, कपड़े का ऑर्डर दिया गया टू पैक फूड स्टफ्स, कि हमें फूड स्टफ को पैक करना है। हाउएवर दिस पर्पस वाज नॉट डिस्क्लोज टू द सेलर, सेलर को डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने बस ये कहा कि हमें क्लोथ दे दीजिए। अगर वो सेलर को बोलते कि हमें फूड स्टफ पैक करना है, तब ये बात जाकर ये होती कंडीशन कि हाँ इसमें आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो। लेटर इट वॉज फाउंड दैट क्लोथ कुड नॉट बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस, क्लोथ फूड स्टफ पैक करने के लिए फिट ही नहीं बैठा, तो क्या अब बायर सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकता है? नो। कोर्ट डिसाइडेड द केस इन द फेवर ऑफ सेलर, सेलर के फेवर में आया, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बायर मस्ट बी अवेयर द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर सेक्शन 16 विल प्रिवेल। ओके, सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, केस वॉज आरटी ग्रांट वर्सेज ऑस्ट्रेलियन निटिंग मील्स। तो इसमें क्या था? इन दिस केस ए ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट बीएनसी, ए एक्शन लेके आता है किसके अगेंस्ट? बीएनसी के। ध्यान से सुनना है बच्चे, क्यों क्या लेकर आता है? डैमेज क्लेम कर रहा है किस बात पर? दैट ही कॉन्ट्रैक्टेड डर्मेटिटीज बाय वेयरिंग द अंडरवियर्स सोल्ड बाय बीएनसी, बीएनसी से वो अंडरवियर्स खरीद के लाया था एंड ही गॉट कॉन्टैक्टेड टू द डर्मेटिटीज। नाउ बीएनसी को क्यों? बिकॉज दे आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अब ये बीएनसी क्या कहते हैं? दैट पर्टिकुलर पर्पस हमें इसने डिस्क्लोज नहीं किया था कि मेरे को इस पर्पस से चाहिए, तो हम इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट है ना, कोर्ट क्या डिसाइड करेगी कि देखिए जिस सामान को खरीदा है इन्हें, दैट इज अंडरवियर्स, वो किस लिए है? दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ वियरिंग। एंड कोर्ट डिसाइडेड दिस केस नाउ इन फेवर ऑफ ए। अब बायर के फेवर में आया, एज देयर कुड नॉट बी एनी अदर पर्पस ऑफ बाइंग सच गुड्स। सो यहाँ पर क्या था? बीएनसी हेल्ड लायबल। तो अगर उसका पर्पस ही वो सामान यूज कर रहे हैं, जैसे क्लोथ था, प्रीवियस मैंने एग्जांपल दिया, क्लोथ का फूड स्टफ पैक करने में ले रहे हो तो एक डिफरेंट थिंग है। यहाँ पर अगर सेलर को ये नहीं डिस्क्लोज किया गया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट अगर आप अंडरवियर ले रहे हो तो उसका तो जो सोल पर्पस है और उसी में ही अगर डिफॉल्ट है तो आप क्लेम कर सकते हो सेलर से डैमेज, राइट बच्चे। अगेन जो मैंने आपको एक्सेप्शन दी है दैट इट मस्ट बी एक्सप्रेस टू द सेलर, आपको सेलर को बतानी है पर्पस, तो इसका क्या है? एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या है? इफ द गुड्स इज आस्क्ड बाय द ट्रेडमार्क, ये चीज याद रखिएगा। अगर आप पर्टिकुलर ट्रेडमार्क कह के प्रोडक्ट ले रहे हो,
कि नहीं मुझे तो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क का ही चाहिए, लाइक आप पैकिंग के लिए ले रहे हो, तो आपने अगर पैकिंग के लिए पर्टिकुलर ब्रांड बोल दिया या कोई ट्रेडमार्क बोल दिया कि मुझे इस ब्रांड का ही चाहिए क्लोथ, लेकिन लेटर ऑन वो भी खराब निकला, यहाँ पे अब सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेडमार्क पे ज्यादा विश्वास दिखा रहे हो सेलर की बजाय. So if you asked for any trademark or patent name of the goods and the purpose जो है वो आपने डिस्क्लोज कर भी दिया है कि मुझे फूड स्टफ के लिए चाहिए लेकिन ये ब्रांड चाहिए, इवन देन सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो ये एक्सेप्शन का प्रोविजो है, एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन आ गई, आप ये मान के चलिए. राइट तो इसमें क्या है, मैं आपको एक इसका केस क्या है, जैसे अभी आपको यही बताया है फूड स्टफ का, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडमार्क का लेंगे कह के, तो ट्रेडमार्क के ऊपर आपका विश्वास है, एंड ट्रेडमार्क में अगर फॉल्ट निकलता है तो यहाँ पर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. राइट बच्चे. देन अगेन आप अगर सेलर की जजमेंट पर विश्वास करके ले रहे हो और सेलर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, तो आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो. देन अगर आपने कोई मर्केंटेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट लिया है, मीन्स वो जो प्रोडक्ट है उसके वही पर्पज है, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरवियर का पर्पज दिया था, दैट इट इज द सोल पर्पज ऑफ वियरिंग इट अंडर द क्लोथ्स. सो यहाँ पर अगर वो प्रोडक्ट उसी पर्पज के लिए यूज और वही पर्पज में डिफॉल्ट आ गया, तो भी सेलर क्या है, रिस्पॉन्सिबल. सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ कैविएट एम्प्टर. इट इज इम्प्लाइड कंडीशन. राइट व्हेन द गुड्स आर बोट बाय डिस्क्रिप्शन, आप कुछ डिस्क्राइब कर ले रहे हो एंड सेलर इज सेलिंग द सेम, वो भी उस डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको सामान बेच रहे हैं, देन इट इज इम्प्लाइड कंडीशन कि गुड्स जो होने चाहिए वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के ही हैं, एंड इट इज नॉट, देन इट इज नॉट द सेलर इज लायबल. ओके राइट बच्चे. मर्चेंटेबल क्वालिटी मीन्स कि जो आर्टिकल आप बेच रहे हो ओनली मेंट फॉर वन पर्टिकुलर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स. जैसे यहाँ क्लोथ आपने पहले मांगा, वो क्लोथ होता है कि आप उसको वियरिंग के लिए यूज कर रहे हो, बट आप फूड स्टफ की पैकिंग के लिए यूज करोगे तो सेलर लायबल नहीं है. बट हेयर अंडरवियर है, आपने उसको वियरिंग पर्पस के लिए मांगा है और वियर करके आपको अगर डिजीज कुछ हुई है, कॉन्टेक्ट हुआ है किसी डिजीज का, तो यहाँ पर सेलर जो होगा वो लायबल होगा. राइट ठीक है बच्चे. नेक्स्ट वाज कि आपका जो भी लाइक प्राइस वर्सेस लास्ट एक केस था, यहाँ पर क्या था, कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट हॉट वाटर बॉटल्स हैं. हॉट वाटर बॉटल्स हम क्यों खरीदते हैं, टू कीप आवर बॉडी वार्म, इसलिए खरीदते हैं ना, सोल पर्पस हॉट वाटर बॉटल्स का यही है बच्चे. और जब आप उस प्रोडक्ट को लेकर आए मार्केट से, तो वो आप उसमें वो वार्मथ ही नहीं थी, आपकी बॉडी को वो वार्म ही नहीं कर रहा है. सो इट इफ दैट पर्पस इज नॉट डिस्क्लोज्ड, इवन देन यहाँ पर क्या होगा, सेलर लायबल होगा. ये नहीं है कि सेलर जाके कहते इन्होंने बताया नहीं कि हमें बॉडी गर्म करनी थी. अरे हॉट वाटर बॉटल मीन्स व्हाट, he is taking this bottle, ये purchasing this bottle just for keeping his body warm, और अगर यही पर्पस फुल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगी और सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा. राइट बच्चे. Okay, so if things are capable of being used for more than one purpose, then it should be merchantable quality of ordinary purpose. राइट तो उसको हम जिस पर्पज के लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना है उसी के लिए उसको मान के चलेंगे. वन मोर केस वाज जॉन्स वर्सेस पैजेट. इन दिस केस क्या था, देयर वाज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन वूल मैन्युफैक्चरर एंड बायर. एक वूल मैन्युफैक्चरर है और एक बायर है, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट था सेल का. बायर वांटेड द वूल फॉर रीसेल फॉर मेकिंग ह्यूमन क्लोथ्स. राइट उनको वूल चाहिए थी कि वो रीसेल करें इसके. अब वूल परचेज करके लाए सेलर से, एंड दिस वाज फाउंड नॉट फिट फॉर मेकिंग ह्यूमन क्लोथ्स, उससे नहीं बन सकते. यहाँ पर मैटर अब फिर कोर्ट में गया, तो बताइए अब किसकी मिस्टेक है. कोर्ट हेल्ड दैट बिकॉज सच पर्पस वाज नॉट डिस्क्लोज टू द मैन्युफैक्चरर, सो सेक्शन 16 एक्सेप्शन 1 भी नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि आपने सेलर को एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे इससे क्लोथ बनाना है. वूल तो देखिए और पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है. एंड सेकंड एक्सेप्शन इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल एज वूल कैन बी यूज्ड फॉर मेनी अदर पर्पसेस. और भी अदर पर्पसेस के लिए आपकी वूल यूज होती है. ओके सो अगर वूल उसी पर्पस के लिए होती, देखिए मेन यहाँ पे एक्सेप्शन थर्ड लिख लीजिए, पर्पस, मर्चेंटेबल पर्पस. अगर उसका एक ही पर्पस है, सिंगल पर्पस, उसमें फॉल्ट है, फिर तो सेलर लायबल है. बट वूल को आप रीसेल या क्लोथ बनाने में यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर सेलर लायबल नहीं होगा. आपको सेलर को बताना था कि मैं इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे क्लोथ बनाने हैं. ऑल राइट बच्चे, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट वेरी इजीली एंड थॉरली. सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए. वन मोर केस वॉज RS ठाकुर वर्सेज HGE कॉर्पोरेशन.
इस केस में क्या था, देयर वाज अ सेल ऑफ रेडियो, रेडियो की सेल थी, रेडियो बच्चे, राइट। एंड इसमें क्या हुआ, दैट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सेल हो चुकी है, अब वो काम नहीं कर रहा। बायर गोट इट रिपेयर्ड बाय सेलर मेनी टाइम्स, बहुत बार जाता है ठीक करवाता है। एट लास्ट बायर रिफ्यूज टू टेक इट एंड आस्क्ड फॉर कंपनसेशन, मुझे मेरा पैसा दीजिए, ये नहीं मैं आप रखिए। नाउ इसमें क्या हुआ, इसमें बताइए क्या होगा। इस केस में फिर ये बात हुई दैट इफ बायर इज अ लेमैन एंड परचेजिंग द थिंग्स फॉर ऑर्डिनरी यूज के लिए ही ले रहा है, it is presumed that he is relying on the skills and judgment of the seller, and also thing must be a merchantable quality। वो merchantable quality, रेडियो जिस पर्पज के लिए लिया है वो चल भी नहीं रहा उस पर्पज के लिए। एंड सेकेंडली जो सेलर है उसकी स्किल जजमेंट पे ही उसने रेडियो खरीदा था, तो यहाँ पर कौन होगा, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, right बच्चे। so with this section 16 is over and I hope you understood it। now we are just remaining with one more implied condition जो कि section 17 में है, sale by sample, that we will discuss in next session। till then keep watching, keep sharing, have a good day, thank you।